नेक्स्ट है आपका कि लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम दे रखा है आपको, उसका आपको सॉल्यूशंस निकालना है। लीनियर इक्वेशंस जैसे आप यूज़ करते हो ना, x + y = 4 दे दिया, 2x + y = 1 दे दिया, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब सिंपल सॉल्यूशन तो आपको आते ही हैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि उस सिस्टम को कोई भी x और y की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती हो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। और सॉल्यूशन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे हो सकता है बस एक ही सॉल्यूशन मिले तो उस टाइप को बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन, और हो सकता है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाए तो वो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। लेकिन आपके सिलेबस में बस कंसिस्टेंट इक्वेशन है जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो, इस तरह के इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। अब इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मतलब यूज़ तो हम मैट्रिक्स ही करेंगे क्योंकि हम मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स से सॉल्व करने के आपके सिलेबस में दो तरीके हैं, एक तो है क्रैमर रूल और एक है इन्वर्स रूल। अब सबसे पहले हम क्रैमर रूल देख लेते हैं। क्रैमर रूल क्या है कि इसमें ये डिटर्मिनेंट्स को यूज करेगा। तो पहले हम देखते हैं ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें बस आपके पास 2 अननोन है, दैट इज x एंड y। तो मान लो आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है, अगर हम जितने अननोन की बात करते हैं ना आप उसके उतने ही इक्वेशंस लोगे, ठीक है। तो जैसे मुझे दो अननोन है यहाँ पे x एंड y, तो हम दो इक्वेशन ही लेंगे, उनको मान लिया लिख देते हैं a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा ये कहता है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं d1/d एंड d2/d, वेयर d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2 एंड d1 and d2 are the determinants such that a1 a2 is replaced by c1 c2 and d2 the column b1 b2 is replaced by c1 c2। क्या है d = a1 b1 a2 b2, और फिर आप d में एक बार तो a1 a2 की जगह c1 c2 लिख दो और एक बार b1 b2 की जगह c1 c2 लिख दो, तो ये आपके d1 और d2 आ जाएंगे। सेकंड बात, क्योंकि यहाँ पे d डिवाइड में है तो इसलिए d की वैल्यू नॉन जीरो होगी, तभी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। जैसा कि दिया है कि d = a1 a2 और b1 b2, ये चीज़ दे रखी है आपको, हम क्या करते हैं इसकी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने सॉल्यूशन में देखा इक्वेशन में देखा होगा कि जो x है वो a1 और a2 के साथ है, ठीक है। और जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, उसको किसी एक रो किसी एक कॉलम के साथ आप लेके जा सकते हो। तो ये बाहर जो x है ना, इस डिटर्मिनेंट में मैं उसको इस फर्स्ट कॉलम के साथ ले जाती हूँ कि यहाँ पे a1x बन जाए, यहाँ पे a2x बन जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्योंकि मैं एक और ऑपरेशन मैंने आपको सिखाया था कि आप जब भी किसी भी ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन था ये 6th कि मान लो कोई ऑपरेशन C2 है यहाँ पे या C1 है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ C1 + C2 × y से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि पूरे के पूरे C2 कॉलम की y से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह के चेंजेस से मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के चेंजेस से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया तो मेरे पास आ गया a1x + b1y और a2x + b2y, और b1 b2 आर एज इट इज। देन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x + b1y इज c1 and a2x + b2y is c2 and b1 and b2 are as it is. Then this determinant can be written as d1। तो आप देखोगे यहाँ पे कि xg = d1 आ गया, तो यहाँ से मेरा x किसके इक्वल है, d1/d। सिमिलरली आप yd निकालोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो कि y = d2/d।
तो यहाँ पे मेरे दोनों अननोन आ गए, d1/d एंड d2/d। तो आप इस तरह सीधा d1 और d2 निकाल के आप यहाँ सिंपल x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग क्रैमर रूल। अब सेकंड केस कि जब आपके पास 3 अननोन हो, 3 अननोन होंगे तो आपके पास इक्वेशंस भी 3 होंगी। एंड सिमिलरली आपका जो मान लो कि मैं a1 b1 c1 d1 इस तरह के जो स्केलर है वो मैं इस तरह के यूज कर रही हूँ, तो सिमिलर सॉल्यूशन पहले की तरह ही निकल जाएंगे, d1 डिवाइड बाई डी, d2 डिवाइड बाई डी, d3 डिवाइड बाई डी। तो d तो है वहाँ पे जो सिंपल जो कोफिशिएंट्स हैं इनके x y एंड z के, उनका डिटर्मिनेंट है। और जो d1 है उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे बाय दिस कॉलम d1 d2 d3। सिमिलरली d2 में आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दोगे और d3 में आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दोगे। ओके और क्योंकि यहाँ पे भी d जो कि डिवाइड में है तो ये d हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ये जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए पक्का, तभी आपके सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका प्रूफ आप सेम लाइंस में कर सकते हो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वाली में, सेम टू सेम। ओके अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या थी कि जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। तो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी भी वही है कि आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा, वो कंडीशन। तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि पहली कंडीशन क्या होगी कि d आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो d अगर आपका नॉन जीरो है तो आपके पास सॉल्यूशन पक्का मिलेगा, और अगर आपका d जीरो है तो आपको कभी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उस सिस्टम को बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप सेकंड स्टेप है जो कि सेकंड पॉइंट है उसको तो आप सीधा पढ़ सकते हो कि d इक्वल टू जीरो होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सो दैट इज इनकंसिस्टेंट। अब दो केस बच गए आपके कि d इक्वल टू जीरो होगा। तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि d नॉन जीरो है तो आपके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भूल गई, दोबारा देखते हैं। देखो एक बार तो d नॉन जीरो हो तो उस तरह की इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होंगी और यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, d1 डिवाइड बाई डी एंड d2 डिवाइड बाई डी। अब d इक्वल टू जीरो है तो ये नीचे जीरो है। अब मान लो कि जो d1 या d2 ये नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो होगा तो आपको पता है कि जब आपका ऊपर नॉन जीरो हो, समथिंग मान लो 2 है और डिवाइड बाय जीरो हो जाए तो इस तरह की जो भी नंबर है वो हमेशा इनफाइनाइट बन जाता है, यानी नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड होगा तो यानी हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट और इसलिए वो इक्वेशन होंगी वो इनकंसिस्टेंट बन जाएगी। लेकिन अब सेकंड एक और केस आता है कि d1 और d2 भी जीरो हो तो ये जो इक्वेशंस है वो 0/0 की बन जाएगी और दीज आर नॉट डिफाइंड। तो इस तरह के केस में हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। जो पीछे वाले दो केस हैं ये आपके सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है, हम यहाँ पे ओनली फर्स्ट टाइप के ही पढ़ेंगे। सिमिलरली हम कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ सकते हैं जब आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 अननोन हो, तो उसमें d1 d2 d3 तीनों के लिए हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले कहा कि d नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, d अगर जीरो हो और ये अगर नॉन जीरो हो कोई एक तो आपका क्या इनफाइनाइट बन जाएगा, हेंस नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन, तो ये इनकंसिस्टेंट बन जाएंगी। और अगर ये तीनों भी जीरो हो तो ये 0/0 0/0 0/0 वाली फॉर्म बनेगी, तो इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके अब हम आगे पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का यूज करके आप कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं a1x + b1y + c1z = d1,
a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। आप यहाँ से क्या करो कि 3 मैट्रिक्स बनाओ। सबसे पहली मैट्रिक्स आप यूज करोगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। नेक्स्ट आप एक कॉलम मैट्रिक्स बनाओ सच दैट कि आप सारे अननोन लिख लो। जैसे कि यहाँ पे 3 अननोन है एक्स वाई जेड, तो आपने ये तीनों कॉलम में लिख दिए एक्स वाई जेड। नेक्स्ट आप बनाओ एक और मैट्रिक्स जिसमें आप इनको लिखो d1 d2 d3 को एज ए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो कि जब भी आप a और x की मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ये है मेरी 3/3 की, ओके, एंड दिस इज माई 3/1। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इनका जो प्रोडक्ट होएगा, प्रोडक्ट की जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका, यहाँ से ये 3 उठा लो, 3/1। ठीक है, यानी कि आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही आएगी। अब कॉलम में क्या आएगा, तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस रो की इस कॉलम से करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z, a1x प्लस b1y प्लस c1z। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड यहाँ a3x प्लस b3y प्लस c3z। अब a1x प्लस b1y प्लस c1z किसके इक्वल है, d1 के, तो आप यहाँ से इसे d1, सिमिलरली नेक्स्ट इज इक्वल टू d2 एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू d3, तो आपके पास ये आ गया। यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास b के इक्वल नहीं आ गई, d1 d2 d3, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, ax इज इक्वल टू b, है ना। ओके, अब आपके पास एक थ्योरम आती है कि अगर यहाँ से a नॉन सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, इस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड। a अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट, तो यहाँ से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे a इनवर्स और a आइडेंटिटी कट गया, क्योंकि आइडेंटिटी की x से मल्टीप्लाई करोगे x ही आ जाना है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, है ना। तो मेरा जो x था वो तो एक्स वाई जेड थे, यानी कि यहाँ से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल सकती है। तो नेक्स्ट थ्योरम यही कहती है कि जो a इनवर्स b होएगा वो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा इस इक्वेशन का। तो वो आप, जैसे कि मैंने अभी स्टेप बताया कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन तो आराम से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा बचा कि यूनिक होएगा। यूनिक के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे कि कोई दो सॉल्यूशन मान लेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि वो दोनों सॉल्यूशन इक्वल ही हैं। एग्जैक्टली दो अलग सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए मान लो कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मान लो x1 और x2 हैं। तो x1 x2 अगर सॉल्यूशन होंगे तो सिस्टम को तो सेटिस्फाई करेंगे ना। तो जो x मेरी सिस्टम था ax इज इक्वल टू b, तो x की जगह अगर मैं x1 को रखूँ तो भी सेटिस्फाई करेगा, x2 को रखूँ तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से दोनों सेटिस्फाई कर गए। अब क्योंकि दोनों b के इक्वल हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख सकती हूँ ax1 इज इक्वल टू ax2। अब क्योंकि मेरा a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स a आइडेंटिटी, a इनवर्स a आइडेंटिटी, तो आपका सीधा आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। यानी जो 2 सॉल्यूशन आपने अलग अलग माने थे वो एक्चुअल में आपके इक्वल हैं। तो यानी अलग अलग सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो सॉल्यूशन इज यूनिक। अब अलग एक नोट है कि अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो सॉल्यूशन इज यूनिक। ये तो हम यहाँ से अभी पढ़ के ही आए हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा केस बच गया, अगर सिंगुलर हो यानी डिटरमिनेंट ए जीरो हो तो जो सिस्टम है उसके नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। पर जो ये सेकंड वाला स्टेप है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस ये है कि सॉल्यूशन यूनिक होएगा तो वो क्या होगा। तो इसके लिए आप वही करोगे, जो सिस्टम होगा उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी में ट्रांसलेट करोगे एंड देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपका सॉल्यूशन होएगा।
तो इसके लिए जो ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल लो एंड बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ मेरे एक्स वाई जेड होंगे समथिंग, यहाँ पे ऐसी ही एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इनको कंपेयर करोगे ना तो एक्स इज इक्वल टू ये वाला, वाई इज इक्वल टू ये वाला एंड जेड इज इक्वल टू ये वाला। यहाँ से कंपेयर करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके।